अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और चारों सूबाई वज़राए आला समेत दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस मौके पर कह रहे थे कि SIFC की कामयाबियों ने नाक़दीन का मुँह बंद कर दिया है। SIFC पाकिस्तान की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। UAE ने 10 अरब डॉलर्स पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुख्तस कर दिए हैं। हमने कशकोल तोड़ दिया है। अब तिजारती और माशी ताउन को अहमियत दी जा रही है। दोस्त ममालिक ने भी SIFC के इक़दामात को सराहा है। गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में हायल सुर्ख फीता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि SIFC ने आज 6 डेस्क कायम करने की मंजूरी दी है, जिसमें एक डेस्क चीन, एक सऊदी अरब, एक मुत्तहदा अरब इमारात, एक कतर, एक अमेरिका और एक डेस्क यूरोपीय यूनियन के लिए बनेगी, जो वहाँ से आने वाली सरमायाकारी की राह में हायल तमाम रुकावटों को दूर करेगी। UAE से 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी में आर्मी चीफ की बड़ी काविश है। उन्होंने बताया कि PIA की निजकारी के मामले में भी काफ़ी पेशरफ्त हुई है। बोलियाँ पीर को खुलने जा रही हैं। फर्स्ट विमेन बैंक समेत और भी इदारे हैं जिनको प्राइवेटाइज करने पर बात चल रही है। आने वाले दिनों में आवाम को महंगाई में वाज़ेह कमी महसूस होगी। इजलास के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी मीडिया से बात की और बताया कि SIFC इजलास में उनकी 2 बार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई, लेकिन जो बात उन्होंने करनी थी उसका माहौल नहीं बना। उनकी पहले दिन से तरजीह बानी PTI है। मई और जून का महीना अच्छा है, कुछ ना कुछ बेहतर फैसले होंगे। बानी PTI पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। अगर कोई हमारे साथ बैठकर मामले को हल करने की कोई बेहतर रास्ता इख्तियार करता है तो फिर हम तैयार हैं। अगर वो चाहते तो अडियाला जेल में बानी PTI से भी मुलाकात कर सकते हैं। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि अगर उन्हें SIFC इजलास में मदऊ न किया जाता तो इससे सूबे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी हुकूमत SIFC से ज़्यादा काम और सरमाया लाने के काबिल है, जिस पर तेज़ी से काम जारी है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं, पहली बार प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं बहैसियत गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आज ज़रा इस इजलास पर ही बात कर लेते हैं। ये जो इजलास हुआ और वज़ीर आज़म साहब ने जो बात की कि अब हमें कशकोल की ज़रूरत नहीं है, कशकोल हमने तोड़ दिया है। आप समझते हैं कि वाकई अब हालात इस जगह पर हमारे आ गए हैं कि अब तिजारत होगी, अब सरमायाकारी होगी, अब वाकई कशकोल की ज़रूरत नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक अच्छा इक़दाम है। देखें, इन बड़े शॉर्ट टाइम में अगर आप देखें कि जो इसके विज़िट्स हुए हैं, सऊदीया के विज़िट्स हुए हैं, फिर जो अफसोसनाक एक ईरान के प्रेसिडेंट का वाक़या, उससे पहले ईरान के जो प्रेसिडेंट आए थे अपनी टीम के साथ आए थे, और जो चीज़ें चल रही हैं शुरू में, तो कुछ ऐसा हम सफ़र शुरू कर रहे हैं जिसमें हम कशकोल तोड़ने के काबिल हो सकते हैं। सर दस्त तो मैं नहीं कह सकता कि हम अभी टूटा नहीं है, टूटने के काबिल हो गए। हाँ, हम इस कोशिश में कि वो जो है वो कर लें, और अच्छी बात है कि, और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर आज चारों चीफ मिनिस्टर्स ने एक, और हम भी यही कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को और पूरे जो चारों सूबों को इकट्ठे मिलकर जो है, और इसमें GB और कश्मीर भी शामिल है, तमाम जो है वो स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे मिलकर अगर हम इकोनॉमिकल जो क्राइसिस इस मुल्क को निकाले, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होगी और बहुत अच्छी बात होगी इस मुल्क के लिए। बिल्कुल ठीक। तो प्राइम मिनिस्टर की इस बात को हम अप्रिशिएट करते हैं। और जहाँ पर CM के भी के अपने बात की कि कुछ ऐसी चीज़ें, फोरम्स मौजूद हैं, मीटिंग्स होती रहेंगी, कोई आज का दिन तो नहीं है, फिर भी मीटिंग्स होगी, फिर भी उनका कोई इशू होगा, उनका कोई एजेंडा होगा तो अगले मीटिंग में आ जाएगा। मौके मिलते रहेंगे उनको, मौके मिलते रहेंगे। और अगर कोई ऐसा, देखें आज तो एजेंडा ऑलरेडी फिक्स था, किसी से एजेंडे पे बात होनी है। अगर उनको कोई ऐसा एजेंडा है जिस पर बात करना चाहते हैं तो अपने थ्रू चीफ सेक्रेटरी या वॉटएवर जो भी प्रोसेस है उसके थ्रू वो एजेंडा कर सकते हैं, और उसको भी अगले उसमें जो है वो डिस्कस कर देना चाहिए। अगर उनके कोई इशूज़ हैं, डेफिनेटली जेन्युइन इशूज़ होंगे, उनको टेकअप करना चाहिए, उनके रिजॉल्व करना चाहिए। अच्छा, ये जो मीटिंग हुई है इसके हवाले से इत्तलात कुछ आ रही थी, खबरें आ रही थी कि KPK के वज़ीर आला को एपेक्स कमेटी में मदऊ नहीं किया गया। आप इन्वॉल्व हुए, आपने किरदार अदा किया, उसके बाद उनको मदऊ किया गया, वो क्या मामला था, ज़रा बताइएगा। ऐसे देखें, मैंने तो सिर्फ TV में देखा था कि उस वक्त जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना या मुशीर ख़ज़ाना उनकी स्टेटमेंट आई है कि हमें मदऊ नहीं किया गया, तो था भी ऐसी। तो मैंने चेक किया और इसमें यह था कि शायद उनको मदऊ नहीं किया गया था, और कंपोजिशन में चारों चीफ मिनिस्टर्स थे। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि देखें, ऐसी एक सूबे की नुमाइंदगी ना हो तो अच्छी बात नहीं है जी। अगर उस तरफ से आए कि मैंने नहीं अटेंड करी तो और बात है, लेकिन आपको मदऊ करना चाहिए।
उन्होंने अच्छा किया मधु की, और उन्होंने भी अच्छा काम किया सीएम ने कि वो गए उस मीटिंग में, हमारे सूबे की नुमाइंदगी हुई और हमारे सूबे का पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर आया। कल मेरे प्रोग्राम में कोऑर्डिनेटर टू पीएम थे राना एहसान अफजल साहब, जब उनसे मैंने ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ, ये तो शामिल थे, ये एक परमानेंट मेंबर हैं उस कमेटी के, उस इजलास के, तो इस वजह से वो होंगे। अगर हम सुना सकें तो प्लीज़ ज़रा सुनवा दीजिए राना एहसान अफजल साहब ने क्या कहा था। यानी ये दावत आज नहीं गई है, जब ये मीटिंग प्लान हुई कि एपेक्स कमेटी का जो इजलास होना है वो कल होना है, तो उसी वक्त ही ये तय था कि इनकी शिरकत भी यकीनी है, और गवर्नर केपीके की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनकी मुशावरत के बाद होना ये नहीं है कुछ है। वो एपेक्स कमेटी के परमानेंट मेंबर हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि एपेक्स कमेटी होगी तो इन परमानेंट मेंबर्स को देखा जाएगा कि बुलाना है या नहीं बुलाना, ये परमानेंट मेंबर्स हैं। राना साहब, इट मींस कि ये खबर भी गलत है ना कि गवर्नर साहब की इन्वॉल्वमेंट के बाद फिर उनको दावत दी गई, गवर्नर केपीके की इन्वॉल्वमेंट के बाद। देखें, मैं तो आपको बता रहा हूँ ये परमानेंट मेंबर है, ये ऑप्शन ही नहीं है। ये राना एहसान अफजल साहब का स्टेटमेंट है, और जो केपीके हुकूमत के तर्जुमान है बैरिस्टर सैफ साहब, उन्होंने तो थोड़ी सी आगे की बात कर दी है। वो कह रहे हैं गवर्नर की क्या हैसियत है कि वो वज़ीर आला को मदऊ करवाएं ऐसी किसी मीटिंग्स में। देखिए, मैं तो उनके लेवल पे नहीं जाना चाहूँगा, वो तो क्या था मुझे साथ एंगेज हूँ, उनका अपना ज़र्फ। मैं अगर पार्टी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी होता तो मैं कुछ और बातें करता, और मैं सूबे की तरक्की की बात करूँगा, और वो अगर चाहते हैं कि सूबे की तरक्की ना हो और मैं उनके साथ एंगेज हूँ बातों में, तो मैं वो एंगेजमेंट नहीं करूँगा। मैं सूबे की तरक्की की बात करूँगा, और मैं इनको हमेशा यही मशवरा दूंगा और पॉजिटिव बात करूँगा कि सूबे की तरक्की के लिए आपको मैंडेट अगर मिला है तो आप अब मैंडेट का एहतराम करें जी, और सूबे की तरक्की करें। उसके लिए आप अपने रोड मैप दें, ये छोड़ दें कि कौन किसको है, कोई है मैं बन गया हूँ, मुझे पार्टी ने बनाया है। अब अगर किसी को मेरा फोबिया है तो उसको उसके दिमाग से मैं फैसल कुंडी या गवर्नर हाउस नहीं निकाल सकता। दूसरी बात यह है कि मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने जब टीवी पे देखा इनकी मुशीर ख़जाना की स्टेटमेंट आई थी, उसको मैंने चेक किया, और राना साहब ने भी ठीक बात की कि कंपोजिशन है चारों चीफ मिनिस्टर की, और मे भी कोई मिसकम्युनिकेशन हुई होगी और इनको दावत नहीं दी होगी, क्योंकि अब ये खुद फैसला करें मुशीर इतलात जो हैं कि उनके मुशीर ख़जाना ने क्यों ऐसी स्टेटमेंट दी है कि हमें मदऊ नहीं किया गया था, और बाद में जो है उनको मदऊ किया गया या आ गया या लेट इतला हुई, वॉट एवर आए, अच्छी बात है जी। अच्छा, इस पे जवाब देना चाहेंगे या इसको भी आप हज़फ करेंगे जो बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं कि आप उनकी इजाज़त के बगैर गवर्नर हाउस से भी नहीं निकल सकते हैं? मैं उसके साथ एंगेज नहीं होना चाहता, मैं उसके लेवल पे नहीं जाना चाहता। वो अगर मेरे लेवल पे उस ऊंचाई पे आ जाए तो बात कर लेंगे। ये छोटे मोटे पेटी इशूज़ हैं जी, तो वो ट्राई कर लें, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें थोड़ा सा, और बाकी चीज़ें भी देख लें। तो ये देखें, ये प्लेइंग टू दी गैलरीज के लिए अच्छी बात है, आम पब्लिक को जो है ना वो वाह करने की अच्छी बात है कि क्या उसने डायलॉग मारा है, लेकिन मैं समझता हूँ उनको संजीदा होना चाहिए। हमारे सूबे के बहुत से इशूज़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ हैं, इकोनॉमी के इशूज़ हैं, बहुत से ऐसे इशूज़ हैं जो हमारे मरकज़ के साथ इशूज़ हैं, उनको वो करना चाहिए, रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। देखिए, जब हम बात करते हैं कि अगर आपको वॉर ऑन टेरर पे 1% जो 7वें NFC अवार्ड में मिले हैं 2008, 9, 10 में, और अगर हम पूछते हैं कि आज हमारे सूबे की पुलिस की तनख्वाहें क्यों कम हैं, उनके पास गैजेट्स क्यों नहीं हैं, उनके पास वो इक्विपमेंट्स क्यों नहीं हैं, और आपने वो पैसे किसी और हेड में खर्च कर लिए हैं, या फिर हम कहते हैं कि जो फॉर्मर फाटा के साथ मर्जर पे कमिटमेंट हुई थी 100 अरब रुपए सालाने की, जो अभी अगर उस सताजीज फार्मूले को देखें तो अब 2-2.5 अरब बनते हैं सालाना, ठीक है। वो अगर मैं मानता हूँ कि सारे नहीं है, लेकिन कुछ तो आए हैं, तो किधर खर्च हुए हैं, तो पूछते हैं, क्यों पूछते हैं आप सियासी बयान देते हैं। जब मैं बोलूँगा कि ये जो है अगर समा चैनल के लिए पैसे आए हैं और किसी और चैनल पे खर्च हो गए हैं, तो पूछना तो पड़ेगा क्यों खर्च हुए हैं, वो भी पूछें तो इनको जो है गरा गुजरती है। तो मैं समझता हूँ कि अपनी गवर्नेंस पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, इकॉनमी बेहतरी करने के लिए अगर मैं लेटर लिखूँ कि 26 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर नहीं है 34 में से जी, अब जो बात करते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी है, जब 26 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नहीं है 34 में से, तो फिर आप अब उस खत का क्या हुआ? वैसे वो खत जो आपने लिखा था उसका जवाब आया? नहीं, देखें, उसमें था कि मैंने उनको लेटर लिखा कि देखें, इसमें ये होता है कि आप जब वाइस चांसलर साहब रिटायर होते हैं तो उससे पहले आप 6 महीने उसका एक प्रोसेस शुरू करते हैं जब वो रिटायरमेंट पहुँचते हैं, ताकि उनकी एक रिप्लेसमेंट आ जाए। तो इन्होंने क्या किया कि मेरे ख्याल में जब निगरान हुकूमत कहें या जो भी पिछली जो हुकूमत थी, जब इन्होंने रिज़ाइन किया और जो दूसरी हुकूमत आ गई तो उन्होंने एक प्रोसेस शुरू किया था और वो लास्ट स्टेज तक पहुंच चुका था। तो इनकी हुकूमत आने के बाद उन्होंने उसको नल एंड वॉइड कर दिया कि आप ये नहीं कर सकते, आपका ये मैंडेट नहीं है, वॉट एवर हम करेंगे।
अगर आपने करना भी है तो आप कब से आए हुए हैं, तो आपने उस प्रोसेस क्या किया? आपने कमेटी, सर्च कमेटी बना ली, चीज़ें कर ली, एडवर्टीजमेंट आ गई, कोई चीज़, कोई प्रोसेस तो कर लेना। कि आपने एडॉक पे चलाना है, एडॉक पे तो नहीं चल सकते। अगर आप तालीमी इदारे भी एडॉक पे चलाएं जी, तो फिर तो ऐसे मतलब है कि सिस्टम तालीम नहीं का सत्यानाश है। और फिर देखें 34 तो हमारे सेटल्ड एरिया के 34-35 डिस्ट्रिक्ट हैं, आप मर्ज डिस्ट्रिक्ट के अलावा, जी। तो 34 यूनिवर्सिटी हमारे पास, हर ज़िले में एक यूनिवर्सिटी है। इतनी यूनिवर्सिटी भी हमने बना ली है, चलो ठीक है, वो तो और डिबेट है, जी। लेकिन अब उनको वीसी तो देना। अब क्रिकेट की ज़बान में कह लें, कप्तान के बगैर टीम खेल सकती है? जब एक टीम का कैप्टन ही नहीं है, बोले कि जाके तो फिर ग्राउंड में जवाब आया कोई वहाँ से? लोग आएगा, अगर ऑफिस में आ जाएगा। लेकिन मैंने उसको मशवरा दिया कि मिलजुल कर इस पर काम करना चाहिए। तालीमी चीज़ें, तालीम उसमें मैं आपको पूरी सपोर्ट करूँगा, जो भी आपकी चीज़ें। ठीक। लेकिन ये नहीं है कि आप कहें कि जी बस इसी को बगैर वीसी के चलाएं, जो चल रहा है वैसे चलता रहे। और मैं समझता हूँ कि इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। हमें एक कॉम्पिटेंट वाइस चांसलर्स लेना चाहिए ताकि हमारे इदारों को खड़ा करें। हमारी जो तालीमी निज़ाम यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तबाह हालों के शिकार हैं। तो मैं कहूँगा कि मेरी तजवीज़ होगी और मेरा मशवरा भी है सूबाई हुकूमत को कि कॉम्पिटेंट वीसी का देखें। ये नहीं है कि उसके किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ है, किससे नहीं है। अगर कॉम्पिटेंट है, किसी जमात से भी हो, हमारे इदारों में अगर अच्छे लोग आ जाते हैं तो मैं समझता हूँ हमारे इदारे सूबे के लिए बेहतरी है, सूबे के लिए बेहतर, हमारे नौजवान नस्ल के लिए, फ्यूचर के लिए। बिल्कुल ठीक। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जी कि नौजवानों की अगर बात करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मुशीर इतलात हैं वो इस पर वर्कआउट करेंगे। जैसे सिंध ने एक मॉडल कायम किया है कि उन्होंने स्टूडेंट यूनियन से पाबंदी हटा दी है। अब आप कहते हैं यूथ हमारे साथ है, तो यूथ को आज़ादी दें, स्टूडेंट यूनियन से पाबंदी हटाएं ताकि स्टूडेंट यूनियन से पाबंदी हटे, जैसे सिंध के मॉडल को फॉलो करें। बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी 10 साल इन्होंने गुजारे हैं, सूबाई असम्बलियों में हुकूमत गुजारी हैं। अब है, हम इनको फुल सपोर्ट करेंगे। अपोजिशन को मैं कहूँगा फुल सपोर्ट करें स्टूडेंट यूनियन पाबंदी पर। अगर ये नहीं लेके आएंगे तो मैं फिर जो अपोजिशन है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे नौजवान नस्ल के लिए स्टूडेंट यूनियन से पाबंदी का बिल लेके आए सूबाई असम्बली में, ताकि हम उसके और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत भी उसको सपोर्ट करेगी। बिल्कुल ठीक। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज पीटीआई के एमपी हैं फजल इलाही साहब, वो कारकुनान के हमरा पेशावर के ग्रिड स्टेशन पर गए, वहाँ पर धावा बोला, लोड शेडिंग वाले इलाकों में उन्होंने बिजली बहाल कर दी। ये सिलसिला चल पड़ा है, अवामी नुमाइंदे हों या अवाम हों, कानून को हाथ में लेने वाला जो सिलसिला है ये हमें गाहे बगाहे अब दिखाई दे रहा है। ये सूरत हाल कहाँ तक जा सकती है, क्या लगता है आपको? एक और चीज़, वज़ीर आला जो है उन्होंने अभी विफाक को लोड शेडिंग के ख़ात्मे के हवाले से भी डेडलाइन दी हुई है कि लोड शेडिंग का मसले आपने भी इनफैक्ट विफाक को दरख्वास्त की थी, वहाँ से क्या आया? और ये वाला मसला देखिए, आपने एमपी की बात की, ठीक है, पब्लिक के साथ चलेगा, आपने स्टेशन पे धावा बोल दिया, आपने वहाँ पे तोड़ फोड़ कर दी, आपने वहाँ पर अगर ट्रांसफार्मर को नुकसान दे दिया तो क्या लोड शेडिंग का मसला हो गया? ट्रू। आपने अगर नुकसान दिया ग्रिड को तो ग्रिड तो ख़राब हो गया, मज़ीद ख़राब हो गया, तो फिर आपको बिजली मिल जाएगी। देखिए, ये मसले का हल नहीं है। हम हमेशा ये कहते हैं कि आपके जितने भी मसले हैं, सूबे के जितने भी मसले हैं, सब ने मिलकर इसको हल करना है। और हमने मरकज़ के साथ अपने प्रॉपर फोरम पे बैठकर हमने दलील और दलाइल के साथ बैठकर अपने मसले का हल निकालना है। इसके साथ नहीं निकालना कि मैं डंडा लेके, और अगर इससे हल होता है मैं इनके साथ हूँ, मैं भी आवाम को जमा करूँगा, सारे ग्रिड स्टेशन पर हमले करते हैं और बिजली का मसला हो जाएगा। देखिए, वापडा के अपने मसाइल हैं, हमारे भी अपने मसाइल हैं। मेरी भी चीफ सेक्रेटरी पेस्को से उसके ऊपर मीटिंग हुई है, मैं एनर्जी मिनिस्टर से भी मिलूँगा। वो मसाइल हैं, बिल्कुल हैं। लोड शेडिंग का भी मसला है, एनर्जी मिनिस्ट्री का अपनी जगह पे मसला है और हमारा आवाम का अपनी जगह मसला है। तो बैठ कर उस मसले का हल निकाल सकते हैं और वो होगा। लॉसेस हैं, लॉसेस को हमने कवर कैसे करने हैं वो करने हैं। अगर इन्होंने ये हमले करने हैं या बटन स्विच ऑन ऑफ करने का है तो फिर तो मेरी तजवीज़ ये होगी कि ये प्रॉपर फोरम पे आएँ, वहाँ पर बात करें कि ये तीनों डिस्कोज जो हैं, खैबर पख्तूनख्वा के, पेस्को है, टेस्को है, एक हज़ारक है, वो आप हमें दे दें, इनके हवाले कर दें। फिर इनकी मर्ज़ी, जब स्विच ऑफ करें स्विच ऑन करें, जो मुनाफा है जो नुकसान है फिर वो खुद बर्दाश्त करें। ये कभी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इनको पता है ये अभी प्लेइंग टू दी गैलरीज वाली बात हो गई। तो आप आए, मसला जो है लोड शेडिंग का हमने मिलकर मरकज़ के साथ बात करनी है और मरकज़ में बैठकर हम इस लोड शेडिंग के मसले का जो रिक्वेस्ट आपने की थी मरकज़ से, उस वहाँ से क्या आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया? मैं तो अगर मैं क्या सूबाई हुकूमत की ख्वाहिश है कि हमें दे दिया जाए तो प्रॉपर फोरम पे जो CCI है या बाकी फोरम है उस पर बैठ कर अब कर दे रिक्वेस्ट कि ये 3 डिस्कोस जो ऐसे भी वो कह रहे हैं कि हम जो मुख्तलिफ डिस्कोस को जो है वो प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, तो आप ये ऐसा करें, आप ये ऐसे कर लें कि आप ये जो है उसको दे दें, सूबे को दे दें। अगर सूबे की ख्वाहिश है ले लें, मैं उनके साथ हूँ और मैं सिफारिश भी कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए ये बताइए, अदलिया और इदारों के दरमियान जो कशीदगी है इसका हल कैसे निकलेगा? क्योंकि अगर मैं हुकूमत की पोजीशन को देखती हूँ तो हुकूमत अभी तक
कोई मजबूत किरदार अदा करती हुई दिखाई नहीं दे रही है, नज़र नहीं आ रही है। मैं समझता हूँ कि इसका हल निकलना चाहिए, क्योंकि इसका हल अगर नहीं निकलेगा और टकराव से कोई मसाइल हल नहीं होते। ट्रू। बैठ के, और मैं समझता हूँ कि डायलॉग्स के ज़रिए, टेबल टॉक के ज़रिए हुकूमत तो डायलॉग्स नहीं कर सकती, थ्रू जो भी है अटॉर्नी जनरल जो भी उससे बातचीत करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि टकराव नहीं होना चाहिए, मिलजुल कर। मैं समझता हूँ इस मुल्क एक बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है, और ये मुल्क किसी भी इदारों के टकराव का मुतामिल नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। सर, केपी के हुकूमत में ये पहली बार हुआ है कि बजट जो है वो मरकज़ से पहले आ गया। तो ये एक तो ये वाली साइंस उनकी, दूसरा ये कि क्या ये बजट जो आया है ये अवामी उमंगों के मुताबिक बजट है, जिसको मरकज़ के लोग तो कह रहे हैं कि ये IMF दुश्मन सॉर्ट ऑफ देखिए, मैंने पूरी ज़्यादा तफसील बजट की अभी तक नहीं देखी, मैं उसको स्टडी भी करूँगा। उसके बाद ये है कि रिवायत नहीं रही है कि मरकज़ से पहले बजट पेश करें, क्योंकि टैक्सेस हैं, रेवेन्यूज़ हैं, उस पर आपने बात करनी है, वहीं से आगे फिर आप अपना बजट बनाते हैं ना, जब मरकज़ से आता है बजट बनाए। लेकिन इनको सब कुछ का बहुत पहले पता चला कि पास ऐसी वो हैं लोग हैं जो इनको पहले से बता देते हैं कि ऐसे से। लेकिन वॉट एवर, मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक वो किया, उसके पीछे भी कोई मंतक होगी डेफिनेटली उन्होंने की है कुछ चीज़ों की। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि क्या क्या बजट में उन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं, और अगर अच्छा बजट होगा हम अप्रिशिएट करेंगे। अगर अच्छा बजट नहीं होगा तो डेफिनेटली जो है वो उस पर तनकीद होगी, कुछ पॉइंट्स पे होगी, कुछ पे अप्रिशिएट किया जाएगा। अच्छी चीज़ें अगर आएंगी तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। हम तनकीद के वो ख्वाह नहीं है कि हम कहें कि जी सारा बजट जो वो है। लेकिन मैं समझता हूँ कि रिवायत बरकरार रहती तो अच्छी बात होती। जितना मैंने देखा है बजट को, उसमें सिवाय 10% इंक्रीमेंट के कोई ऐसी नई चीज़ मौजूद नहीं है। कल जब मैं बात कर रही थी तो जो विजन है वो तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन बजट में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। सर, साबिक फाटा के ऊपर, कबायली अजला के ऊपर भी टैक्स की बात हो रही है, वज़ीर आला तो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, आप हिमायत कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं? देखिए, फॉर्मर फाटा के साथ कुछ कमिटमेंट्स हुई थी, और मैंने भी उसके ऊपर जो है वो कह रहे हैं कि जब सरताज अजीज़ का फॉर्मूला आया था या जो भी आया था, वो एक NFC का एक वो था जो कहते हैं 3% ऑफ NFC। तो उन्होंने NFC और तो नहीं हो, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली एक वो किया कि जो उन्होंने कैलकुलेशन की कि ये 100 अरब रुपये बनते हैं जी। अब वो तकरीबन 200-250 अरब रुपये बनते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अब फाटा के लोग या फॉर्मर मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ रियासत ने, हुकूमत ने कमिटमेंट की थी कि हमारे इलाकों में खुशहाली आएगी, स्कूल बनेगी, कॉलेज बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन अगर मैं वो फ़ंड उठा के, फॉर एग्जांपल मैं डेर इसमाइल खान को डी खान ले जाऊँ, कोई अगर सुवात ले जाता है, नौशेरा ले जाता है, मर्दान 400 ले जाता है, तो फिर तो फॉर्मर फाटा या मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लोगों का चीखना। मैं ये नहीं कहता कि सारे पैसे मिलेंगे, लेकिन जो मिले वो कहाँ खर्च हुए हैं, हिसाब दें। ये तो पता करना पड़ेगा। आप बोलेंगे जी हम मानते हैं कि मरकज़ ने या रियासत ने पूरे पैसे नहीं दिए, कुछ तो दिए ना, या ये वो पैसे भी वहीं खर्च हुए कि नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो फिर वो हुकूमत जिम्मेवार है और बताए आवाम को कि मैंने क्यों ये पैसे आप पे खर्च नहीं किए और इधर खर्च किए। जहाँ तक आप पाटा की बात करें, फाटा की, मैं खुद पिछले हफ्ते मालाकांड गया हुआ था, उनके पास मैं खुद चल के गया, जो उनके इश्यूज़ थे, माइनस PTI सारी जमात में पर आई थी, और उन्हें उनके इश्यूज़ थे, उनके जेन्युइन इश्यूज़ थे कि हमारे पास कमिटमेंट हुई थी ये चीज़ें, और उन्होंने कहा था कि 10 साल तक हमारे साथ ये कमिटमेंट हुई थी कि ये चीज़ें ऐसी होंगी। हम उसको देख रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वजह ऐसी सूरत हाल है कि जो पाटा के जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, आपने इस मसले का हल निकालना है, मतलब है कि मुकम्मल हल निकालना है। टैक्स लगना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम ये है कि पिछले साल भी ये हुआ, टैक्स माफ़ हो गया, उसके बाद सब सो गए, उस पर किसी ने फिर नहीं किया कि इसके ऊपर फ्यूचर में हम क्या करेंगे। जब भी आता है हम कहते हैं बस ये इसका फ़िलहाल तोड़ निकालो, उसके बाद अगले साल देखेंगे। इस सब मैं समझता हूँ कि उनके मसाइल हैं, टैक्स के हवाले से उनके मसाइल हैं, और जेन्युइन मसाइल है कि मैं वहाँ पर गया, उनकी मैंने बात सुनी। आप वो मसाइल हमें उनको हल कर देंगे, टैक्स लगाने से पहले उनके वो मसाइल हल करेंगे। जो फॉर्मर फाटा पे जो हमारी कमिटमेंट थी, अगर उन्हें पैसे खर्च नहीं किए तो जिम्मेवार कौन होंगे। अगर CM साहब कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मैं उसके साथ एग्री करता हूँ, लेकिन CM साहब को ये भी देखना चाहिए कि अगर फॉर्मर फाटा की मद में कोई पैसे आए हैं, पूरे नहीं आए हैं, 10 अरब आए हैं, 5 अरब आए हैं, तो वो कहाँ खर्च हुए हैं। ठीक, अगर गलत खर्च हुए हैं तो उन लोगों को फिर कटहरे में लेके आए कि तुमने मेरे फॉर्मर फाटा मर्ज डिस्ट्रिक्ट का हक खाया है, तो मैं आपको सजा दूंगा। बिल्कुल ठीक। सर, पंजाब में जो हतक इज्जत का बिल ये आया, ये मामला बड़ा मुतनाज़ हो गया, साफ़ी बरादरी भी इस पर बड़ी नाराज़ नज़र आई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालिफ भी है, लेकिन अमली तौर पर बिल को रोकने के लिए कोई किरदार पीपल्स पार्टी का नज़र नहीं आया। मैं तो गवर्नर बन गया हूँ, मैं तो गैर सियासी हो गया हूँ। ठीक, लेकिन अपनी ज़ाती राय तो दे सकते हैं ना इसमें। नहीं, उसमें यह है कि देखें, तमाम सियासी जमातें मैं समझता हूँ कि जो भी
है वो इस बिल पे कोई इतना जो है मैं समझता हूँ कि खुश नहीं है। मेरी अपनी ज़ाती राय है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और स्टेक होल्डर्स जो उस मैटर करते हैं, जैसे मीडिया का वो है, उनके नुमाइंदों का अगर एक कमेटी बन जाती और उसके ऊपर डिलिब्रेशन आ जाती और चीज़ें आ जाती तो गिव एंड टेक पे कोई चीज़ें हो जाती, तो मैं समझता हूँ कि वो बिल एक अच्छा होता। अभी अगर आपने पेश कर दिया और उसको अगर आपने वापस लेना है तो फिर वो बिल पेश करने का फ़ायदा क्या है? या तो आप टेस्टर लगा रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि टेम्परेचर कितना है कितना नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ प्लस स्टेक होल्डर्स मीडिया के जो हैं उनको ऑन बोर्ड लेकर अगर ये बिल आ जाता तो एक अच्छी बात होती। अभी जिस किस्म की शोर शराबा है, चीज़ें हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना वो स्टैंड्स ले रही हैं, कोई फेवर में कोई अगेंस्ट है, तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जो है तो थोड़ी सी पंजाब हुकूमत ने जल्दबाजी का मुजाहरा किया। सही सर, अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा मियां नवाज शरीफ साहब जब बात की, उन्होंने तकरीर की, तो वैसा लग रहा था वो सब सफ़ेद कबूतर बिठा के जब वो आए थे, लाहौर आए थे और हाथ पे बिठाया था, तो उन्होंने ये मैसेज दिया था कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन फिर जब वो बड़े दिनों के बाद आए हैं, तकरीर की है, तो फिर वो शिकवा कुना नज़र आए हैं और फिर उन्होंने आवाम से भी शिकवा किया है और उन लोगों से भी शिकवा किया है जिन्होंने उनको निकाला है और मुतालबा भी किया है। इनफैक्ट हुकूमत उनके भाई की है, पंजाब में उनकी अपनी बेटी हैं वज़ीर आला। ऐसी सिचुएशन में मियां नवाज शरीफ साहब का शिकवा करना बनता है, तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि नहीं बनता है। जब मेरा भाई वज़ीर आज़म हो, मेरी बेटी वज़ीर आला हो, तो फिर तो नहीं बनना चाहिए। लेकिन मियाँ साहब मेरे ख्याल में इस उसमें थे कि अवाम को उनको 2/3 मेजॉरिटी देनी चाहिए थी। ये इस हिसाब से शायद उन्होंने नहीं, वो मुतालबा कर रहे हैं ना, वो कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। ठीक है, उनके भाई वज़ीर आज़म है, उनकी बेटी वज़ीर आला है, तो अपने प्रॉपर फोरम से उनको चाहिए। अगर उनकी कोई रिजर्वेशन है जी, तो दोनों फोरम उनके पास, सबसे बड़ा सूबा भी उनके पास है और वज़ीर आज़म भी उनके भाई हैं, तो अगर ऐसे वो समझते हैं कि वो ऐसी कोई कार्रवाई होनी चाहिए तो जो भी लीगल तरीक़ेकार उसको अडॉप्ट करना चाहिए। सही। रऊफ़ हसन साहब पर हमला हुआ अभी पिछले दिनों, सर क्या वजह है अभी तक जो हमला करने वाले हैं वो गिरफ्तार नहीं हो सके? और ऑब्वियसली नुकसान जो हो रहा है वो हुकूमत का हो रहा है, क्योंकि साजिश से ताबीर किया जा रहा है इस सारे मामले को। देखें, बड़ा अफसोसनाक एक वाक़या था और उस पर मैंने स्टेटमेंट भी दी। रऊफ़ हसन साहब के साथ मैंने काफ़ी टॉक शोज़ किए और बड़े एक मैं समझता हूँ कि PTI के अंदर एक अच्छे, मैं समझता हूँ कि एक संजीदा शख्स हैं। और एक अफसोसनाक ये है कि देखें ऐसे किस्म के वाक़यात नहीं होने चाहिए। हमें पॉलिटिकल जो हम बिरादरी हैं, जो भी कहें, उनको इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। अगर आज रऊफ़ हसन पे और मैं खुश हूँ तो कल मुझ पे या किसी और पे भी हो सकता है। तो हम इस चीज़ को जो है, हम पहले हमेशा यही कहते थे PTI के दोस्तों को कि ऐसी चीज़ों को मत अप्रिशिएट किया करें जो कल आपके साथ हो। अब जैसे मैं मिसाल ये है कि जैसे वो अब कहते थे, जब जो उन्होंने मुश्किल दौर, इतना मुश्किल दौर नहीं गुजारा जो माजी पीपल्स पार्टी ने गुजारा, जिसकी लीडरशिप फांसी पे चढ़ी, कोड़े खाए, काल कोड़े, उससे ज़्यादा मुश्किल किसी ने गुजारा। लेकिन अगर मुश्किल वक्त उन्होंने गुजारा और चीज़ें हुई, खैबर पख्तूनख्वा में तो उनकी हुकूमत है ना, तो उन्होंने क्या कर लिया आज तक? किसको सज़ा दी आज तक? जो ये बातें करते थे कि ये हो गया हमारे साथ, फ़लाँ ने ये कर दिए। गैर सियासी पुलिस उन्होंने बनाई थी जी। तो जो गैर सियासी पुलिस 10 साल बनी थी, वो 3 महीने के अंदर गैर जो है वो सियासी कैसे बन गई थी? आपने कैसे उनको ट्रेनिंग दी थी? आपने तो कहा था ये गैर सियासी पुलिस है, किसी की जरूरत नहीं हो सकती। तो अगर वो सियासी पुलिस बन गई है और जिन लोगों ने वो काम किया है, तो आपने उनके साथ क्या किया? सिर्फ आपने बातें की है ना, फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आप शुरू की चीज़ है आज। बिल्कुल तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है, जो रऊफ़ हसन साहब के साथ हुए, मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ। लेकिन पॉलिटिकल फोर्सेस को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस चीज़ को देखना पड़ेगा। आपके मुखालिफ पे हो रहा है और आप उसको अप्रिशिएट करते हैं और कंडेम नहीं करते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। आखिर में गवर्नर साहब, आप जिस सूबे के गवर्नर हैं, उस सूबे के आपसे पहले गवर्नर जो थे वो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात से थे। मौलाना फजल रहमान और आपका ताल्लुक एक हल्के से, आप लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे होते हैं। जब आप गवर्नर बने तो उनकी तरफ से कोई मुबारकबाद आई वैसे? नहीं, मौलाना फजल रहमान की तरफ से कोई मुबारकबाद नहीं, लेकिन कल मैं उनके भाई के पास गया था। वो हमारे सूबे के सूबाई सदर हैं अतौर रहमान साहब। उससे पहले मैं आफ्ताब शेरपाव साहब से मिला था और मैं तमाम जितने भी हमारे सूबे के बड़े हैं, पार्टियां हैं, उन सब के पास मैं खुद चल के जाऊँगा ताकि हम मिलकर सूबे की तरक्की और सूबे का मुकदमा जो है वो मरकज़ के साथ लड़ें। हमने मिलकर जो है, सियासत अपनी जगह पे हम करते रहेंगे, लेकिन मैं सबके पास खुद चल के जाऊँगा ताकि हम मिलकर सूबे की तरक्की के लिए काम करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फैसल करीम कुंडी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही थी। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। इस वक्त सिचुएशन गर्मी, बदतरीन गर्मी पूरे पाकिस्तान में, और उसके साथ साथ बदतरीन लोड शेडिंग भी। और फिर एक रिपोर्ट जो IPPs की आज हमारे सामने आई है, उससे जो पता चला है, बहुत सारी चीज़ें उसमें जो सामने आई हैं वो बड़ी हैरान कर देने वाली है। कैपेसिटी पेमेंट की मद में पाकिस्तानी कितने पैसे देते हैं, वो बिजली जो इस्तेमाल भी नहीं होती लेकिन फिर भी IPPs के तौर पर दे दी जाती है, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। रोशनियों के शहर कराची में इस वक्त अंधेरों के डेरे हैं, बिजली आती कम है, जाती ज़्यादा है। मुल्क के सबसे बड़े शहर में लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो 15 घंटे से भी तजावुज़ कर चुका है, और रही सही कसर जो है वो आग बरसाते सूरज और हीट वेव ने पूरी कर दी है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट का हीट वेव का इंतबाह और सिंध हुकूमत की के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ FIR कटवाने की धमकी ने भी कोई काम नहीं दिखाया, जिसके बाद वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह साहब की सरबराही में अहम बैठक लगी। के इलेक्ट्रिक के CEO मोनेसल्वी समेत दीगर हुकाम शरीक हुए। CEO के इलेक्ट्रिक मोनेसल्वी ने कहा कि कराची वालों पर के इलेक्ट्रिक के 70 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। अगर कराची वाले बिल अदा करेंगे तो लोड शेडिंग नहीं होगी। साथ ही वो ये भी दावा कर रहे हैं कि शहर के 70% इलाकों में लोड शेडिंग नहीं हो रही है। वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने वज़ीर बल्दियात सईद गनी की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी है जो लोड शेडिंग के ख़ात्मे और बिल्स की अदायगी समेत दीगर उमूर पर मुशावरत करके इक़दाम करेगी। कमेटी के चेयरमैन और सूबाई वज़ीर सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू में आज हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक की पॉलिसी समझ से बाहर है। किसी एक शख्स की सज़ा पूरे माशरे को कैसे दी जा सकती है? जो बिल देते हैं उन्हें बिजली मिलनी चाहिए। यहाँ बिजली चोरी का बोझ भी बिल अदा करने वाले उठा रहे हैं। एक तरफ आवाम लोड शेडिंग से परेशान है, दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से निजी बिजली घरों को की गई अदायगियों की जो तफसीलात आ रही हैं सामने, वो आवाम को दिन में तारे दिखा रही है। गुज़िश्ता 2 माली सालों के दौरान हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से IPPs को 6 अरब 51 करोड़ डॉलर की अदायगियाँ की गई हैं। यानी ये अदायगी IMF के उस कर्ज से दुगनी है जो गुज़िश्ता 5 सालों में पाकिस्तान ने लिया है। उसके लिए अवाम पर टैक्स की भरमार की, महंगाई के तूफ़ान से गरीब को पीस कर रख दिया। सूरत हाल यहीं तक नहीं रुकती है, बल्कि हुकूमत ने अगले माली साल के दौरान बिजली के बुनियादी नर्ख 25% बढ़ाने का प्रोग्राम बनाया है। इसी पर बात में मुझे डॉक्टर खान नजीब साहब ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर हैं तवानाई उमूर के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर ये फरमाइए, जो तफसीलात आई हैं सामने, 2 साल में IPPs को कैपेसिटी चार्जेस की मद में 6 अरब 51 करोड़ डॉलर अदा कर दिए हमने। तो ये जो अदायगियाँ हुई हैं उनमें से कितने की बिजली इस्तेमाल की है हमने, और बाकी ऐसे ही कैपेसिटी पेमेंट की मद में हमने दे दिए? देखिए, ये तो बात एक आया है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा जिसे कहेंगे सप्लाई साइड पे हैवी है। तकरीबन 235 टेरावाट आवर्स बिजली इस साल में बनेगी, और हमारी जो खपत या डिमांड है वो 140 टेरावाट आवर्स है। तो तकरीबन 17 रुपए फी यूनिट की जो हम कैपेसिटी पे करते हैं वो इस वक्त हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। सो पाकिस्तान को बहुत से काम इस मद में करने चाहिए। चाइनीज़ जो हमारे स्पेशली इस वक्त IPPs हैं, जिनकी एक 15 अरब डॉलर की कमिटमेंट है अगले चंद साल की पेमेंट की, इसको हमें रीथिंक करना चाहिए और इसको हमें उनसे रीनिगोशिएट करना चाहिए। अगर इस डेट को रीफाइनेंस कराने की ज़रूरत पड़े वो कराना चाहिए, और इसके अगले 15-20 साल पे मुहित कर देना चाहिए, ताकि जो कैपेसिटी पेमेंट का बोझ हर साल है जैसे आपने सामने रखा वो कम हो जाए, और इससे 3 से 5 रुपए बिजली की भी जो कीमत है उसमें डिपेंडिंग ऑन क्या रीनिगोशिएशन होती है वो फर्क पड़ सके। पाकिस्तान को ऑन दी अदर हैंड, ये आपने बहुत अच्छी बात सामने रखी है, रियलाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान को इस वक्त जो मॉडल टैरिफ का है वो ये है कि आप जितनी ज्यादा बिजली इस्तेमाल करती हैं उतना ही टैरिफ बढ़ता है। ये उस जमाने का टैरिफ था मैडम जब पाकिस्तान बिजली में कम था, यानी कि डिमांड हमारी ज्यादा थी और सप्लाई कम थी। आज ये चीज कंप्लीटली तब्दील हो चुकी है, पर हमने अपना टैरिफ स्ट्रक्चर जो है यानी कि ऐसा रखा हुआ है कि हम सप्रेस करते हैं डिमांड मुल्क की। सो इसको तब्दील करना चाहिए। पाकिस्तानी सेक्टर ऑनेस्टली पाकिस्तान की मईशत को नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान पर एक तरह का शैडो कास्ट कर रहा है और इसको आगे बढ़ने से रोक रहा है। खान साहब, ये मेरे देखने वालों के लिए जरा आसान कर दीजिए, जो 1 यूनिट की मद में जो पैसे हम अदा करते हैं उसमें से कितने पैसे हैं जो कैपेसिटी चार्जेस की मद में जाते हैं? देखिए, इस वक्त
पाकिस्तान टोटल अगर 2100 अरब रुपया जो है वो इस साल फॉर एग्जांपल कैपेसिटी की मद में अदा करते हैं और 7-8-900 रुपए यानी कि 3000 आई थिंक टोटल है वो, उसमें से बाकी मार्जिन है, फ्यूल की एडजस्टमेंट है, ये सारा कुछ डिस्कोस को जो जाता है। सो एक बहुत बड़ा तकरीबन जो है इस वक्त कैपेसिटी की मद में पे किया जा रहा है। 70% आप कह रहे हैं कैपेसिटी चार्जेस की मद में पे किया जा रहा है। सर, अब जो हुकूमत का अगले माली साल के बजट में बिजली के निर्ख को तकरीबन 25% बढ़ाने का इरादा है और इससे तकरीबन 4 ट्रिलियन अरब रुपए की आमदनी हासिल की जाएगी। तो बताएं आम आदमी पे कितना फर्क पड़ेगा इससे? करीब बिजली की टोटल लागत है। इसमें जो नेपरा के पास पाकिस्तान की स्टेट रन कंपनीज ने पिटीशन दी है और उसमें ये कहा है कि 25% जो आपने फिगर रखा है यानी कि 5 से 7 रुपए फी यूनिट का इजाफा जो है ऑन दी एवरेज इस 30 रुपए पे करने की इस्तदा है। लेट्स सी कि नेपरा क्या मानती है। दिखाई ऐसे दे रहा है कि एटलीस्ट 5 रुपए पर यूनिट जो है ऑन दी एवरेज पाकिस्तान में बिजली के निर्खों में तब्दीली हो जाएगी। पर यह भी याद रखिए कि ये सिर्फ 5 रुपए इसलिए नहीं बनता कि ये 5 रुपए नहीं, मजीद टैक्सेस भी है। बिजली की कॉस्ट है, इसके ऊपर सेल्स टैक्स जी, सेल्स टैक्स जो आप पीटीवी की फीस और छोटे मोटे चार्जेस इस पे लेते हैं, तो वो करके ये इस वक्त जो यूनिट है वो से 7-8 रुपए का एक इजाफा जो है वो दिखाई देगा। और ये इजाफा करना फौरी तौर पे जरूरी इसलिए भी होगा कि एक IMF की प्री कंडीशन बिफोर साइनिंग ऑफ अ न्यू प्रोग्राम विद द IMF कि हम बिजली के निर्खों का पास थ्रू जो है वो करें। सही। तो सर, बिजनेस रिकॉर्डर की खबर है, इसके मुताबिक सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी अगले माली साल के दौरान जो बिजली के 3 नए मंसूबे हैं, सोखी किनारी, जोरलो सोलर पावर और शाहताज शुगर मिल्स, ये शुरू करने जा रही है जिनसे तकरीबन 1000 मेगावाट बिजली हासिल की जाएगी। इस वक्त हम पहले ही बिजली की पैदावार में सरप्लस पर हैं, तो मजीद बिजली की पैदावार की ज़रूरत क्या पड़ गई है? आपने बहुत ही अच्छी गुफ्तगू सामने रखी है। पाकिस्तान को एक डिमांड साइड चैलेंज है और उसके होते हुए अपने सप्लाई साइड बेस्ड एक पूरा प्रोग्राम बना दिया है जिसको हम आगे लेकर चले हैं। हम 40,000 मेगावाट से ऊपर की कैपेसिटी बिल्ड किए हुए हैं और अभी भी सिस्टम में सुखी किनारी और जो प्रोजेक्ट्स आपने सामने रखे हैं वो आते चले जा रहे हैं। आई थिंक वी रियली सीरियसली नीड टू सिट ऑन अ टेबल और डिमांड प्रोजेक्शन पे बेस करके अगले 2-3 साल वी नीड टू टेक इट ईजी ऑन द सप्लाई साइड। बावजूद इसके कि ये हमारी ख्वाहिश है कि हम सोलर पे, विंड पे और हाइड्रो पे चले जाएं, बट डिमांड को कैच अप कराना बाय पॉलिसी मेजर्स जो हमें लेने चाहिए और फिर जो जिस तरह पॉपुलेशन बढ़े, ग्रोथ बढ़े पाकिस्तान की, जब तक वो नहीं कर लेती, क्योंकि आपकी पर यूनिट कॉस्ट तभी कम होगी जब आप इस वक्त 25 से 28-30 हज़ार इन दी एवरेज बेचते हैं समर्स में। एक सबसे बढ़ के बात देखिए कि विंटर्स में तो ये डिमांड 10-11 हज़ार मेगावाट पे आ जाती है। कहाँ 40,000 की कैपेसिटी और उसकी कैपेसिटी पेमेंट और कहाँ 11,000 मेगावाट की खपत। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए ये करना है कि सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी पर जाने के लिए आपको गैस के निज़ाम से निकलना है। इस वक्त जो पाकिस्तान का मरात याफ्ता तबका है वो सस्ती गैस इस्तेमाल करता है, आपको उसको बंद करना है। वो इनएफिशिएंट है। अगर वो घर के गैस के गीजर को चलाने में या चूल्हा चलाने में ना इस्तेमाल हो तो वो बहुत हाई रेट पर यानी कि हाई एफिशिएंसी पर बिजली बना सकती है। बिल्कुल ठीक। सर, मुझे बताइए कल मेरे प्रोग्राम में कोऑर्डिनेटर टू PM राना एहसान अफजल साहब मौजूद थे और उनसे जब मैंने ये पूछा कि जो बजट तैयार हो रहा है ये IMF के मुतालबात पर हो रहा है, तो उन्होंने इसकी कंफर्मेशन की कि उनकी मुशावरत के साथ या उनके मुतालबात पर ये बजट तैयार किया जा रहा है, उनके मुतालबात की या मुशावरत की रोशनी में तैयार किया जा रहा है। आज वज़ीर आज़म साहब FBR का पेट्रोल और दीगर मसनूआत पर 18% जो टैक्स है उसकी तजावीज़ को ही मुस्तरद कर देते हैं। तो फिर कैसे देख रहे हैं आप ये बजट और इसमें आम आदमी के लिए फिर कितनी मुश्किलात होंगी? देखिए, एक तो पहली बात ये है, किसी दिन हम बजट पे बहुत ही तफसीली गुफ्तगू कर लेंगे। सीरियसनेस बजट की बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि इस साल भी 7.5-8% का GDP का बजट का खसारा करेंगे।
पाकिस्तान पिछले कई सालों से, पिछले 3-4 साल से मुतवातिर ऐसा कर रहा है कि 7.5 से 8% का बजट का खसारा चल रहा है। ये कोई अच्छी रविश, हम 3.5% अपने लॉ में लिखे हुए हैं कि इससे बड़े खसारा नहीं करेंगे। IMF जो है वो चाहता ये है कि हमारे टैक्स का जो निज़ाम है उसमें 9% GDP का हम कमाते हैं उसको कहीं 10-11% पे ले जाया जाए और सेल्स टैक्स की जो एग्जेम्पशंस हैं उनको उड़ा दिया जाए। मैंने अब भी कहा है, मैं दोबारा कहता हूं कि पाकिस्तान को फंड के साथ जो निगोशिएशन करनी है उसके लिए अपनी बहुत बेहतर तैयारी करनी चाहिए और ऑल्टरनेटिव्स टू व्हाट द IMF इज सेइंग, जो पाकिस्तान के कौम पे भी भारी ना पड़े, टैक्स एफिशिएंसी को भी बढ़ाएं, पाकिस्तान के कॉरपोरेट सेक्टर को पनपने की गुंजाइश दें, टैक्स की मद में आसानियां पैदा करें, ये सामने रख देने चाहिए थे। मुझे नहीं मालूम कि इसके बावजूद क्यों IMF ने ऐसा कहा कि एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन 18% GST जो है वो कर दें। पर मुझे ये बात इसलिए मालूम भी है क्योंकि IMF तो पहले ही एक आपके साथ जिसे कहते हैं टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत ये सारी चीजें आपको बता गया था। मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान अथॉरिटीज जो थी वो तो इससे वाकिफ थी कि ये सब काम के इनकम टैक्स के इंसेंटिव उड़ाने हैं, पाकिस्तान के जो कैपिटल गेन्स हैं, पाकिस्तान का पर्सनल इनकम टैक्स का निज़ाम है, सेल्स टैक्स की मरात उड़ानी है, पाकिस्तान की जो रजिस्ट्रेशन है सेल्स टैक्स की वो करनी है, एक्साइज की मद में और चीज़ें लगानी है, टैक्सेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज करनी है, प्रोविंशियल टैक्सेशन की बात हुई। ये सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान पे उन्होंने 2023 के एंड में पाकिस्तान की असेसमेंट की थी, दे दी गई थी। पाकिस्तान को अब ये कि इसकी अल्टरनेटिव प्रपोजल्स रखे, बिकॉज ये इन्फ्लेशनरी भी है इस वक्त 18% GST लगाना। लेट्स सी सर, अब IMF के मुताबिक 12.5% की महंगाई होगी, जबकि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ये 15% तक होगी। तो फिर उसके बाद सवाल ये बन जाता है कि जो हुकूमत इकदाम कर रही है बजट के लिए, उससे आम आदमी को रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। असलम खान साहब समा TV कराची के ब्यूरो चीफ हैं, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। एक दिलचस्प खबर आ रही है साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद साहब के हवाले से, तो उसी पर ज़रा बात करते हैं आपसे। बहुत शुक्रिया असलम खान साहब। सर, इशरतुल इबाद साहब सिंध और बिलखुसूस कराची की सियासत का ऑब्वियसली बड़ा नाम है, एक बार फिर वतन वापस आकर सियासत में फ़ाल होने का ऐलान उनकी जानिब से हुआ है। क्या हुआ है अचानक ऐसा कि उन्हें सियासत में कमबैक का ख्याल आ गया, और फिर ये कि वापसी मुमकिन कब तक है उनकी, क्या खबरें हैं आपके पास? देखिए, कल हम अगर बात ये करें कि पहले जब बात होती रही किरण उनसे, तो वो ये कहते थे कि ये कहा जा सकता था कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। 2021 में भी ये बड़ी खबरें हुई गरम के वो वापस आ रहे हैं इशरतुल इबाद साहब। मेरी भी तकरीबन मैं कहूँगा कि शायद 1 घंटे की बड़ी तफसीली बात हुई उनसे उस वक्त, और उन्होंने ये इशारा नहीं दिया कि वो वापस आना चाहते हैं या फाल किरदार अदा करना चाहते हैं, लेकिन कराची के हालात पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया। लेकिन ये ज़रूर कहा कि वो करेंगे कोशिश कि जो बेहतरी हो सके वो शहर के लिए और मुल्क के लिए करें। लेकिन कल जो उनसे मुलाकात हुई कराची के तकरीबन जो अहम हम बात करें कि जो ब्यूरो चीफ्स थे, जो सीनियर सहाफ़ी कराची के जो सीनियर सहाफ़ी थे, उनसे जो मुलाकात हुई उसमें उन्होंने 2 टोक कहा कि मैंने अब ये फैसला कर लिया है कि मैं फ़ाल होऊंगा और वतन वापस भी आऊँगा और बहुत जल्द आऊँगा। तारीख उन्होंने नहीं बताई, लेकिन जो उनके करीबी ज़राए वो ये कहते हैं कि ये जल्द, यकीनी तौर पर बहुत जल्द में तब्दील होने वाला है। उनसे ये जब सवाल किया गया कि वो पहले भी तो ये बात करते रहे हैं, आज से कोई 3-4 साल से मुसलसल ये बात की जा रही है कि वो वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले वो शरारत करते रहे हैं, इस तरह का एक बयान दे करके वो ये देखते रहे कि उसका रिएक्शन क्या होगा। लेकिन इस बार ये शरारत नहीं है, बड़ा संजीदा मामला है। एक बात उन्होंने ये भी कही कि जो मुत्तहिदा के दोस्त हैं वो एक खौफजदा रहते थे कि जब भी एक बात होती थी इस तरह की कि उनको वापस आना है, तो वहाँ पर एक तशवीश की और एक खौफ की लहर दौड़ जाती थी। उनका यह भी कहना था कि जो MKM के दोस्त कराची वापस आए, पाकिस्तान वापस आए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। जिस तरह उन्होंने एक मिसाल दी कि बाबर गौरी अपनी वालिदा की बीमारी की वजह से कराची आए तो उन्हें गिरफ्तार कराया गया और ये कहा गया कि
उनका प्रोजेक्ट खराब हो जाए अगर इस तरह के लोग वापस आए। तो ये वजह थी जो इशरत लिबास साहब ने कहा कि वो वतन वापस नहीं आए। लेकिन उनका ये भी कहना था कि जब ये जो इंतजाम कराया गया तो उस वक्त भी वो वापस आना चाहते थे, उससे पहले भी वापस आना चाहते थे, लेकिन वो इसलिए वापस नहीं आए कि ये जो मामलात हैं ये खराब ना हो। उन्होंने एमकेएम को ये पूरा मौका दिया कि वो शहर के लिए डिलीवर करे, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सकी। किरण, एक बात उन्होंने बड़ी अहम कही, मतलब बात उन्होंने नताइज के हवाले से, सियासी इस्तेकाम के हवाले से मुल्क की बात की, लेकिन उन्होंने सिंध और कराची की ये बात की जो नताइज हैं, हालांकि उसमें एमकेएम को बड़ी वाज़ेह अक्सरियत दोबारा कराची में मिली, तो उन्होंने कहा कि ये नताइज अलार्मिंग है और एमकेएम की जब भी तारीख लिखी जाएगी तो उसमें जो 47 है उसका बार बार जिक्र आएगा। और लेकिन अगर मैं ये कहूँगा उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, तकरीबन 1-1.25 घंटे की जो उनकी गुफ्तगू जो जूम पर सहाफ़ियों से की गई, उसमें बड़ा एक शायद एक कॉन्फिडेंट ये आया कि उन्होंने वापस आना है। पहले वो ये बात करते रहे लेकिन जो एक फैसला था शायद उस वक्त नहीं किया, अब कर लिया। असलम खान साहब, इसी मीटिंग में इन्होंने एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आप ही लोगों से कि इस बार उनका इन्हिसार एस्टेब्लिशमेंट पर या एमकेएम पर नहीं होगा। तो फिर सर किस पर इन्हिसार हो सकता है उनका? क्योंकि एमकेएम की तरफ से गवर्नर रहे हैं, एमकेएम का वो हिस्सा रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से उनके करीबी मरासिम रहे हैं। मुझे याद है कि एक वक्त में तो बानिया एमकेएम ने उनको पिंडी का गवर्नर तक कह दिया था। देखिए, वापसी जिस तरह किरण जो हो रही है उसमें यकीनी तौर पर किसी पर तो इन्हिसार है, ऐसा नहीं है कि उनका इन्हिसार किसी पर नहीं है। लेकिन ये उन्होंने जरूर कहा कि 2015 में उन्हें डिसऑन कर दिया गया, जिससे उन्हें बहुत तकलीफ हुई, उन्हें उनसे ला ताल्लुकी का ऐलान किया और उस ऐसे हालात पैदा किए गए उनके लिए कि वो ये शहर छोड़ दें और इस मुल्क से चले जाएं, जिसके बाद वो चले भी गए। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि राब्ते उनके रहे, ख्वाह वो फारूक सत्तार हों, खालिद मकबूल सिद्दीकी हों, हालिया दिनों में गवर्नर कामरान टिसोरी हों, मिफ्ता इस्माइल हों, शायद खाकान अब्बासी हों, मुलाकातें उनकी सबसे रही। लेकिन एमकेएम से वो हम ये कह सकते हैं कि वो नाराज़ नज़र आए, बड़े मायूस से नज़र आए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उनसे खौफजदा रहते हैं जो एमकेएम के लोग हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कबूल भी शायद लगता यही है कि एमकेएम उनको कबूल नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी के हवाले से अलबत्ता उन्होंने एक इशारा ये दिया, बल्कि ये खबरें भी रही थी कि 2016 में सदर जरदारी साहब जब दुबई में थे और इशरत लिबास साहब कहीं नहीं थे, उन्हें लाताल्लुकी का एक सामना था एमकेएम की जानिब से, तो जरदारी साहब की जानिब से उन्हें पेशकश की गई थी कि वो पीपल्स पार्टी में आ जाए, उनका प्लेटफॉर्म हाजिर है, ऐसा कहना था। क्या ऑफर कबूल की जा सकती है जो उन्हें 2016 में हुई, जो ऐसी खबरें उड़ी, या फिर शायद खाकान अब्बासी साहब की नई जमात, उसमें कोई शमूलियत हो सकती है मुत्तहिदा से दूरी के बाद? देखिए, इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन जब उनसे ये सवाल किया गया तो उनका कहना यह था कि शायद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल साहब से जब दुबई में मुलाकातें हुई तो मुल्क की मजबूरी सूरत हाल है उस पर बात हुई। जो तहफ़्फ़ुज़ात और जो एक कॉन्सेप्ट है, ख्वाह वो इशरत लिबास साहब का, मिफ्ता इस्माइल साहब का, शायद खाकान अब्बासी साहब का, वो तकरीबन वो उनका कहना था यकसा है कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम होना चाहिए। मुल्क के लिए जो एक सियासतदान सीनियर वो मिलकर अपना किरदार अदा करें और जो एक माशी सूरत हाल है उसकी बेहतरी के लिए काम किया जाए। तो ये उन्होंने कहा कि इत्तेफाक इस पर था, मसाइल था, उसके हल के लिए मिलकर कोशिश करने पर भी इत्तेफाक था। लेकिन उस वक्त तक शायद खाकान अब्बासी। असलम खान साहब, जब अक्टूबर 2021 में इशरत लिबास साहब ने, जिसको आप कह रहे हैं कि जो पहले वो करते रहे, वो शरारत करते रहे, तो उस वक्त जो उन्होंने शरारत की थी अक्टूबर 2021 में, तो उसमें फिर नवंबर 2021 में दुबई में फारूक सत्तार साहब की उनसे मुलाकात भी हुई थी, उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से भी मुलाकात हुई, वसीम अख्तर साहब से भी मुलाकात हुई। क्या ऐसा हुआ कि कोई बात नहीं बन सकी? क्यों? वजह क्या थी इसकी? देखिए, ये भी उस वक्त भी यही कहा जा रहा है कि जो एमकेएम पर इस वक्त जो रहनुमा है, जिस तरह पीएसपी के हवाले से भी बड़ा उनके एक मामला थे, और जब पीएसपी जब यहाँ पर बनी और जिस तरह इशरत लिबास साहब के हवाले से बयान सामने आए थे, तो उससे ये लगा कि जो मुस्तफा कमाल हो या और उनके साथ जो रुफ़का हैं, शायद उनके दरमियान एक बड़ा एक खलीज सी थी। और इसमें भी जिस तरह उन्होंने कहा खुल के कि जो मुत्तहिदा के लोग हैं वो मुझसे खौफजदा रहते थे। पहले मैं एक शरारत एक बयान दे देता था कि वापस आ रहा हूँ, तो यहाँ पर एक तशवीश की और खौफ की लहर दौड़ जाती थी। लेकिन अब बहरहाल मैंने उनको बड़ा मौका दिया, हमने कोशिश की कि यह डिलीवर कर दें, लेकिन नहीं कर सके। और जो रिजल्ट आया, उन्होंने एक मिसाल ये भी दी कि 2018 के इलेक्शन में जो एमकेएम की सूरत हाल रही थी
उसके बाद भी उन्होंने ये मैसेज दिया, ये पैगाम दिया था कि आप लोग मिलकर काम करें, लेकिन मशवरे को नजरअंदाज किया गया। एक और दिलचस्प बात ये भी है कि वो चाहे 2018 में हो, 2021 में हो, 2016 में हो, जब इरशादुल इबाद साहब ने वापस आने की बात की तो उसी के साथ ही फिर उनके खिलाफ इंक्वायरीज की खबरें सामने आना शुरू हो जाती थी। माजी में कुछ मुकदमात की बातें भी की गई उनके हवाले से, लेकिन ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं आया सामने। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि ये बिल्कुल एक इसमें हकीकत है कि जब भी वापसी का उनका माजी में ऐलान होता है या इस तरह की खबर गर्दिश करती कि वो वापस आ रहे हैं, तो इस तरह की खबरें भी साथ ही शुरू हो जाती हैं कि उनके खिलाफ साबिक गवर्नर से बाकायदा नाम के साथ इरशादुल इबाद के खिलाफ जो है वो ज़मीनों पर कब्जे या दीगर कुछ मामलात के हवाले से मुकदमात का आगाज़ हो सकता है या फैसला कर लिया गया है या उसकी तफ्तीश शुरू कर दी गई, और उसके बाद फिर मामलात ठंडे पड़ जाते थे और वापसी भी बिल्कुल ही मौखर हो जाती थी। अब तक तो ऐसी कोई चीज़ सामने इस तरह की खबरें गर्म नहीं है। लगता है कि शायद इस बार उनके लिए कोई हालात साजगार होंगे। और एक चीज़ मैं आपको किरण दिलचस्प चीज़ बताऊं कि 2003 की आज की बात है कि CPLC में क्राइम डेटा का रिकॉर्ड था, वो कंप्यूटराइज हो रहा था, बड़ी चीज़ें हो रही थी, और ये था कि किसके खिलाफ कितने मुकदमात हैं तो वो पता चल जाएंगे। इरशादुल इबाद साहब थे वहाँ पर विजिट के लिए, और जब वो गए और उन्होंने कहा कि मेरा नाम देखकर बताएं कि कोई मुकदमात तो नहीं है, तो उस वक्त कोई मुकदमा नहीं था। अब बाद में अगर आ जाए तो फिर तो सकता है, लेकिन ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत थी। और ये अलबत्ता उस वक्त कहा जा रहा था कि उन पर बहुत सारे मुकदमात हैं। आप कह रहे हैं कि इरशादुल इबाद साहब जल्द नहीं बल्कि बहुत जल्द उनके मुताबिक वो वापस आने वाले हैं, तो लेट्स सी कि पाकिस्तान की सियासत में उनकी वापसी के बाद क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत शुक्रिया असलम खान साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। क्विकली नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। 10 साल इंडिया पर हुकूमत करने वाले मोदी के पास आज अपने अवाम को देने के लिए कोई बयानिया ही नहीं है। मोदी के पास वोट हासिल करने के लिए जो एक वाहिद बयानिया है ना, वो हिंदुस्तानी अवाम को मुसलमानों से डराना है, मुसलमानों को हिंदुस्तान के लिए ख़तरा साबित करना है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगवाना है, जो हिंदुत्व सोच की अक्कास है। इस बार मोदी ने वोट हासिल करने के लिए ऐलान किया है कि वो इक़्तिदार में आकर पासमानदा गरीब मुसलमानों को हासिल कोटा सिस्टम खत्म कर देंगे। नाज़रीन, इंडिया में मौजूद मुख्तलिफ ज़ातों और उनके समाजी और इक़्तिसादी हालात की बुनियाद पर मौजूद SC, ST और OBC रिजर्वेशन सिस्टम में से मुसलमानों का कोटा ख़त्म करके उन्हें बड़ी सहूलत से महरूम करने के लिए BJP ने ज़बानी जमा खर्च के साथ साथ अमली तौर पर भी साजिशों का आगाज़ कर दिया है। मोदी की जमात BJP के रहनुमाओं ने रियासत मगरबी बंगाल की कोलकाता हाई कोर्ट में इस रिजर्वेशन से पसमानदा मुस्लिम कम्युनिटीज़ को निकलवा दिया है, और अब मोदी की सरबराही में मुसलमान दुश्मनी का ये नया सिलसिला बंगाल से शुरू होकर दीगर रियासतों में भी जहर घोल रहा है। रियासत उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी नाथ ने रियासत UP में रिजर्वेशन की मुखालिफत शुरू कर दी है और जल्द इस कोटा सिस्टम से मुसलमानों को बाहर करने का वाज़ेह ऐलान भी कर दिया है। उधर राजस्थान की हुकूमत ने भी मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन का जायज़ा लेने का फ़ैसला कर लिया है। दूसरी तरफ अपोजिशन जमात कांग्रेस ने इक़्तिदार में आकर ज़ात की बुनियाद पर राय शुमारी और आबादी के तनासुब से तमाम पसमानदा कम्युनिटीज़ को मौक़े फ़राहम करने का वादा किया है, और SC, ST और OBC रिजर्वेशन की हद 50% बढ़ाने की बात की है। तो मोदी सरकार ने कांग्रेस को इंडिया का ही दुश्मन करार देते हुए हिंदुओं का हक छीन कर मुसलमानों को देने जैसे घिनौने इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए हैं। कोटा सिस्टम के तहत भारत में मुफ्त तालीम की सहूलत दी जाती है, बैरून मुल्क पढ़ने के मौक़े भी फराहम किए जाते हैं और सरकारी नौकरियों में भी कोटा फराहम किया जाता है। मोदी और BJP के दूसरे रहनुमाओं की इस मुसलमान दुश्मनी पर इंडिया में भी बड़ी तनकीद हो रही है। इंडियन सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि मोदी इलेक्शन मुहिम के दौरान तकारीर के मौज़ूआत से अपने वोटर्स को जोश दिलाने में नाकाम रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो या तरक्की याफ्ता इंडिया का। ये सब वोटर्स में मुतवक्के जोश पैदा करने में नाकाम रहे हैं, इसलिए मोदी ने मुसलमान मुखालिफ बयानिया अपना लिया है। सियासत के सीने में दिल नहीं होता, ये तो सुनते आए हैं, लेकिन कभी कभी सियासत अखलाकियात और तहजीब से भी आरी होती है। ये नरेंद्र मोदी की सियासत ने दिया है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।